and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about shift in India's policy regarding Taliban, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So the background of this टॉपिक हैज़ बिन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन येस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस. मैंने आपको कल डिटेल में बताया था अबाउट तालिबान और कैसे फिर तालिबान का प्रॉब्लम अराइज हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर. देन 9/11 अटैक and then US forces enter into Afghanistan, and ultimately in 2020 now US is negotiating with Taliban. So US Taliban peace deal और इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमने कल डिस्कस किया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में. सो आई टोल्ड यू कि यूएस और तालिबान ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था फरवरी में, जिसके हिसाब से यूएस फोर्सेस विल पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान एंड स्लोली सम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विल बी डन बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान. तो इसी प्रोसेस को आगे ले जाते हुए नाउ द नेगोशिएशन बिटवीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान विथ तालिबान हैज स्टार्टेड इन दोहा सिटी ऑफ कतर. ये हमने कल डिस्कस किया था. इन सब का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कल भी मैंने बताया था कि नाउ तालिबान इज़ इमर्जिंग एज ए लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर. इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. अब तालिबान एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह इमर्ज हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर. तो अब इंडिया के लिए एक डायलेमा क्रिएट हो रही है रिगार्डिंग तालिबान. फर्स्ट, इफ़ इंडिया इंगेजेज इन नेगोशिएशंस विद तालिबान, अगर इंडिया तालिबान के साथ नेगोशिएशंस में इंगेज होता है, इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ गिविंग लेजिटिमेसी टू तालिबान. तालिबान एक, कल ही हमने डिस्कस किया, एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, एक रेडिकल ग्रुप है, टेररिज्म भी फैलाता है. लेकिन जैसे यूएस ने और अब अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट भी तालिबान को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर की तरह आइडेंटिफाई कर रही है, तो इंडिया के पास डायलेमा है एक कि क्या इंडिया को भी तालिबान को एक लेजिटिमेट पावर की तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए. एंड इफ़ इंडिया डज सो देन दैट मीन्स इंडिया इज़ सपोर्टिंग और इन अदर वे गिविंग लेजिटिमेसी टू तालिबान विच इज़ ए रेडिकल ग्रुप. तो ये इंडिया का जो डेमोक्रेटिक आउटलुक है उसके लिए निगेटिव इम्पैक्ट होगा. दिस विल वीकेन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो, और धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी व्हेन तालिबान विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और ये भी पॉसिबल है कि वंस तालिबान बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन टेररिज्म फ्रॉम द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान एंड ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान में बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, और उसका निगेटिव इम्पैक्ट सीधा सीधा इंडिया के ऊपर आएगा. आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे अफगानिस्तान का जो नदर्न पोर्शन है, जिसको हम लोग गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का प्रॉब्लम तालिबान करता रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया. तो तालिबान अगर एक बार लेजिटिमेट पावर बन गया और स्ट्रांग हो गया तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है. लेकिन अगर इंडिया तालिबान के साथ नेगोशिएट नहीं करता है, तालिबान को अभी भी बिल्कुल एक लेजिटिमेट पावर की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता है. कल ही मैंने डिस्कस किया था कि अभी तक इंडिया का क्या स्टैंड रहा है तालिबान के ऊपर. ये तालिबान इज ए फ्रिंज ग्रुप, इट्स अ टेररिस्ट ग्रुप, और उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए. अगर तालिबान को पावर में आना है, अगर तालिबान को पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना है, तो इट शुड गिव अवे वायलेंस एंड इट शुड गेट इंगेज इनटू द इलेक्टोरल प्रोसेस. उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आना चाहिए. ये अभी तक इंडिया का स्टैंड था. लेकिन अगर इंडिया इस स्टैंड को कंटिन्यू करता है, दैट मीन्स इफ इंडिया डज नॉट इंगेज विद द करंट तालिबान, तो फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि यूएस ऑलरेडी तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहा है. मतलब यूएस ऑलरेडी तालिबान को एक लेजिटिमेट पावर की तरह आइडेंटिफाई कर चुका है. अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी उसके साथ नेगोशिएशन कर रही है इन दोहा कतर. और अगर इंडिया ऐसे हालात में भी इंडिया कीप्स ऑन रिजेक्टिंग लेजिटिमेसी ऑफ तालिबान, तो फिर पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा. पाकिस्तान तालिबान के साथ नेक्सस डेवलप करेगा और पाकिस्तान तालिबान की मदद से इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्प्रेड करा सकता है. सो इंडिया के लिए डायलेमा है, दोनों तरफ ही चैलेंजेज हैं. सो अब करेंट डेवलपमेंट देखते हैं क्या है. जैसे कि आप इस आर्टिकल का हेडिंग ही देख रहे हैं, इट इज़ शिफ्ट इन इंडियाज़ पॉलिसी ऑन तालिबान.
तो करंट आर्टिकल यही कह रहा है कि नाउ इंडिया हैज़ स्टार्टेड टू चेंज इट्स स्टैंड रिगार्डिंग तालिबान। अभी तक मैंने आपको बताया था कि तालिबान को हम एक टेररिस्ट ग्रुप से ज़्यादा कुछ भी नहीं मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया अपना पॉलिसी चेंज कर रहा है रिगार्डिंग तालिबान गिवन द सर्कमस्टांसेस। अभी ऑलमोस्ट क्लियर है कि तालिबान इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल पावर इन अफगानिस्तान, और इस ऐसे हालात में इंडिया को अपनी पॉलिसी बदलनी ही पड़ेगी रिगार्डिंग तालिबान। तो देखते हैं ऐसा क्यों एक्सपर्ट्स को लगता है कि इंडिया इज चेंजिंग इट्स पॉलिसी रिगार्डिंग तालिबान। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस फील्ड में हुआ है कल, जब मैंने आपको बताया, याद करो कल ही के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया है कि दोहा के अंदर अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल्ला और तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। इस मीटिंग में हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी पार्टिसिपेट किया है कल। आप देखो ये साउथ ब्लॉक का एक इमेज हमने आपके साथ शेयर किया है। साउथ ब्लॉक जहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे आप देखो कि कैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब इज अटेंडिंग दैट दोहा मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो एक तरफ तालिबान है, दूसरे तरफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट, और हमारी सरकार उस नेगोशिएशन में एक ऑब्जर्वर की तरह है। इसका मतलब तो यही है कि हमारी सरकार भी अब धीरे धीरे तालिबान को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर की तरह देख रही है। So that is why it can be understood as change in India's stand or India's overall policy regarding तालिबान। अब धीरे धीरे तालिबान को हम भी थोड़ा बहुत लेजिटिमेसी या रिकॉग्निशन दे रहे हैं, एंड इट इज़ नीड ऑफ द आवर। और इसी कारण से आज का इंडियन एक्सप्रेस का ये एज इट इज स्नैपशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। वाई इंडिया नीड्स टू बी देयर, आखिर इंडिया इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया ही क्यों। तो इसका जवाब भी यहाँ इसी आर्टिकल में लिखा है। मैंने आज इट इज़ ये लैंग्वेज उठा लिया क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा। आफ्टर अ बिटर एक्सपीरियंस विद तालिबान न्यू दिल्ली, दैट मीन्स इंडिया इज़ फाइनली सेटिंग इट्स हेजिटेशन। अब धीरे धीरे हमें तालिबान के साथ कुछ एक रिलेशनशिप या कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना ही होगा। विद द यूएस एग्जिटिंग, जब यूएस वहाँ से निकल रहा है अफगानिस्तान से बाहर, तालिबान इज़ बैक इन पावर। एंड साउथ ब्लॉक, यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉरेन मिनिस्ट्री का हमारा ऑफिस है, साउथ ब्लॉक इज़ नाउ ट्राइंग टू अडेप्ट टू द चेंज सर्कमस्टांसेज। अब ये चेंज सर्कमस्टांसेज है, दिस इज़ रियलिटी, और वैसे हालात में हमें अडेप्ट करना होगा। तालिबान के साथ हमें कोऑर्डिनेशन अब बिल्ड करना ही होगा। अब हम तालिबान को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, साइडलाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज पाकिस्तान विल गेट स्ट्रेंथेंड। तो देखो इसी चीज़ को इस इमेज की मदद से समझते हैं। तो अब यूएस फोर्सेज आर पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू द यूएस तालिबान पीस डील। तो ऐसे हालात में अब तालिबान इज़ गेटिंग पावर, इट इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने भी अब धीरे धीरे तालिबान को रिकॉग्निशन देना शुरू कर दिया। अशरफ गानी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अब्दुल्ला एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया है ताकि वो नेगोशिएट कर सके तालिबान के साथ और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की जाए अफ़गानिस्तान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में। तो अब जब ऑलमोस्ट क्लियर है कि तालिबान एक पॉलिटिकल पावर भी बन जाएगा अपार्ट फ्रॉम अ वायलेंट टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान, तो वैसे हालात में इंडिया के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। एंड दैट इज़ वाई इन सच सर्कमस्टांसेज इंडिया लेफ्ट विथ नो मच ऑप्शन हैज़ स्टार्टेड टू नेगोशिएट विथ तालिबान, अदरवाइज चाइना एंड पाकिस्तान में यूज तालिबान अगेंस्ट इंडिया। The next article is taken from national segment. It is about border trade between India and China. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखो इस आर्टिकल को सबसे पहले समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि सिक्किम के अंदर, ये देखो हमारा सिक्किम स्टेट है, सिक्किम के अंदर एक छोटा सा हिमालयाज में एक छोटा सा पास है, एक दरार है जिसको हम कहते हैं नथुला पास। यू सी दिस वन इज़ नथुला पास, और ये देखो ये रेड कलर से हमने नथुला पास रिप्रेजेंट किया है। अब ये नथुला पास हमारे लिए दो कारणों से इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट कारण है कि नथुला पास से हो करके ही हमारे जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं वो कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं दर्शन के लिए। एज यू ऑल नो दैट कैलाश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट, तो इस कारण से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंस नथुला पास का है कि नथुला पास के थ्रू ही ये तिब्बत के बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया में आते हैं, सिक्किम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, और नथुला पास से होते हुए इंडिया के जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो इंडिया के जो सिक्किम स्टेट के या वेस्ट बंगाल के जो ट्रेडर्स हैं वो तिब्बत जाते हैं और ट्रेड होता है। तो सरल शब्दों में नथुला पास का दो इंपॉर्टेंस है, एक है रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर हिंदू पिलग्रिम्स और दूसरा ट्रेड पर्पस से दोनों साइड्स के लिए, तिब्बत और सिक्किम के लिए खासकर।
अब प्रॉब्लम क्या हुई है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है कि ट्रेड जो है वो पूरी तरह से रुक गया है। पहले ट्रेड हिंडर हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19 और अब नथुला पास के आसपास तिब्बत और सिक्किम के बीच का ट्रेड रुक गया है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो लगातार जो सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स हुई है इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, उस कारण से ट्रेड पूरी तरह से रुक गया है। अब इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर सिक्किम के ऊपर, वो सारा समझते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो देखो ओवरऑल जो ट्रेड सिक्किम और तिब्बत के बीच में होता है दैट इज समवेयर क्लोजर टू 10 करोड़। हर साल लगभग 10 करोड़ का बिजनेस होता है और हम लोग 8 करोड़ का सामान लगभग तिब्बत में बेचते हैं, जबकि तिब्बत हमारे देश में सिक्किम में वेस्ट बंगाल में 2 करोड़ का सामान बेचता है। दिस इज़ ऑन एन एवरेज फिगर। अब देखो ओवरऑल हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा होता है विद दिस बॉर्डर ट्रेड अलोंग तिब्बत अलोंग दिस नथुला पास। लेकिन अब ये जब ट्रेड रुक गया है बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट, तो वहाँ का जो लोकल ट्रेड है, जो लोकल बिजनेस है, लोकल एम्प्लॉयमेंट है, उसको काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, खासकर सिक्किम के लोगों को। 10 करोड़ का जो अमाउंट है वो छोटा अमाउंट नहीं है कंसिडरिंग द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम के लोकल एम्प्लॉयमेंट पर, लोकल बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस टू दिस ट्रेड एट नथुला पास। एक बात आप और ध्यान रखो कि जिस तरह से नथुला पास पे ट्रेड होता है बिटवीन तिब्बत एंड इंडियन स्टेट्स, वैसे ही सिपकिल्ला पास के थ्रू ट्रेड होता है इन जो कि सिपकिल्ला पास आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। वैसे ही गुंजी पास से भी ट्रेड होता है बिटवीन उत्तराखंड ट्रेडर्स एंड तिब्बत ट्रेडर्स। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इस साल गुंजी पास से रिलेटेड सवाल जरूर आएगा। देखो गुंजी पास कहाँ पे, ये देखो ये उत्तराखंड स्टेट है हमारा इंडिया का। ये जो गुंजी पास है ये बिल्कुल उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पे है, ध्यान रखना इस बात का। ये उत्तराखंड और चाइना बॉर्डर पे नहीं है। ये गुंजी पास, ये काला पानी और लीपू लेक, इन 3 पास को से होते हुए इंडिया के ट्रेडर्स तिब्बत जाते हैं या तिब्बत के ट्रेडर्स इंडिया आते हैं। तो गुंजी पास, ये काला पानी या लीपू लेक, इन तीनों से रिलेटेड सवाल इस साल आने के चांसेज हैं। इनका डायग्राम अच्छे से देख लो। गुंजी पास इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर बिकॉज ऑफ काला पानी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज़ अबाउट सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें मीडिएशन टर्म का मतलब समझना होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये मीडिएशन है क्या। देखो मान लो कोई एक फॉरेन कंपनी है, इसको फिगर की मदद से समझते हैं। कोई एक फॉरेन कंपनी है ABC, वो इंडिया में आकर के बिजनेस करती है, इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करती है किसी दूसरे कंपनी के साथ, इंडियन कंपनी XYZ के साथ। जैसे हीरो इंडिया की कंपनी होंडा बाहर से आई, मारुति सुजुकी, वैसे कई सारी बाहर की कंपनी आती हैं जो इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर के ट्रेड करती हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कोई ट्रेड रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, तो इनके पास ऑप्शन क्या है? दे कैन रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट बाय गोइंग टू द कोर्ट। ABC विल गो टू द कोर्ट, XYZ विल गो टू द कोर्ट टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। लेकिन आप सबको पता है कि द कोर्ट प्रोसीजर इज़ वेरी लेंदी, टाइम टेकिंग और कॉस्टली भी होता है। 5-5 साल 6-6 सालों तक केस चलता रहता है। तो इस कारण से बिजनेस को थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो लिटिगेशन का प्रोसेस है दैट इज़ वन निगेटिव थिंग फॉर बिजनेस ओवरऑल। तो इस कारण से कुछ और भी ऑप्शंस बनाए गए हैं। कोर्ट में जब हम जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिटिगेशन। व्हेन 2 साइड्स गो टू द कोर्ट दिस इज नोन एज लिटिगेशन। तो लिटिगेशन के अलावा भी कुछ ऑप्शंस बनाए गए हैं जो ये कंपनीज यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि दे कैन गो फॉर आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। तो they can either go to the court for litigation to resolve the commercial dispute or they can go for the process of arbitration or mediation। तो ये arbitration या mediation हैं क्या, इनको ज़रा समझते हैं। तो देखो ये जो 2 कंपनी हैं ABC एंड XYZ, ये क्या करेंगी, किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगी। ये तीसरा पार्टी है जिसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो थर्ड पार्टी है जिनको इन्होंने अपॉइंट किया डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, अगर ये थर्ड पार्टी का डिसीजन
फाइनल है और बाइंडिंग है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्बिट्रेशन। मतलब देखो ध्यान से समझो, ए और बी के बीच, ये एक्स वाई जेड और ए बी सी के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो इन्होंने एक तीसरे पार्टी को अपॉइंट किया रादर देन गोइंग टू द कोर्ट, जिसको हम लिटिगेशन प्रोसेस कहते हैं। तो रादर देन गोइंग फॉर द लिटिगेशन प्रोसेस इन्होंने किसी प्राइवेट पार्टी को अपॉइंट किया कि भाई हमारे प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करो। और अगर इन्होंने पहले ही अपने में ही एक अंडरस्टैंडिंग बना ली एक्स वाई जेड और ए बी सी ने कि ये जो कहेगा, ये थर्ड पार्टी जो कहेगा हम वो मानेंगे, मतलब अगर इन्होंने पहले ही अंडरस्टैंडिंग बना ली कि द डिसीजन ऑफ दिस थर्ड पार्टी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, देन दिस प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इज नोन एज आर्बिट्रेशन। लेकिन अगर इन्होंने पहले ही ये अंडरस्टैंडिंग बना ली कि देखो ये थर्ड पार्टी जो कहता है वो हमारी मर्जी है, माने या ना माने, यानी कि एक्स वाई जेड और ए बी सी के बीच में कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हुआ, इन्होंने तीसरे पार्टी को अपॉइंट किया, लेकिन उस प्रोसेस में इन्होंने पहले ही कहा कि ठीक है आप इस झगड़े को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन आपका जो भी ओपिनियन होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम माने ही, हो सकता है कि आपके ओपिनियन को हम रिजेक्ट भी कर दें। इफ़ दे कीप दिस राइट रिजर्व कि आपके ओपिनियन को, आपके डायरेक्शन को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फिर कहते हैं मेडिएशन। ये सीधा सीधा आउट किया जाएगा द डिफरेंस बिटवीन मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। प्रोसेस एक ही है, लेकिन उसमें अगर इस थर्ड पार्टी का जजमेंट फाइनल एंड बाइंडिंग है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्बिट्रेशन, और अगर ये कंपल्सरी नहीं है देन इट इज नोन एज मेडिएशन। आर्बिट्रेशन और मेडिएशन के बीच में पूरा डिफरेंस क्या होता है, थ्योरेटिकल डिफरेंस, ये मैंने यहाँ दे रखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इतना एग्जाम के लिए आपको चाहिए नहीं, आप बस ये दोनों पॉइंट मोटे मोटे याद रखना। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। देखो अब न्यूज़ ये है कि सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन हैज़ कम इनटू फोर्स, तो एक इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग मेडिएशन साइन कर दिया गया है और उसको अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया। इसका टेक्निकल नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर ये अग्रीमेंट साइन किया गया है रिगार्डिंग मेडिएशन। तो इसका प्रोविज़न क्या है इस कन्वेंशन का, इस इंटरनेशनल लॉ का, वो भी ज़रा समझते हैं। तो इस लॉ के हिसाब से अगर दो कंपनियों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो दे कैन गो फॉर एन इंटरनेशनल मेडिएटर, वो एक इंटरनेशनल मेडिएटर को अपॉइंट कर सकते हैं टू रिजॉल्व दिस कॉमर्शियल डिस्प्यूट। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं। पहला तो वो दो कंपनियां जिस देश में काम कर रही हैं, जिस देश में वो उनका बिजनेस चल रहा है, वो देश सिंगापुर कन्वेंशन का सिग्नेटरी होना चाहिए, और दूसरा उस देश के अंदर जो कोर्ट है वो कोर्ट अलाउ करना चाहिए इन दोनों कंपनियों को टू गो फॉर मेडिएशन, देन ओनली दीज टू कंपनीज कैन गो फॉर मेडिएशन। इसको इस फिगर की मदद से समझो। देखो दो कंपनी, हमारा देश इंडिया, ऑलरेडी इंडिया ये सिंगापुर कन्वेंशन ऑफ मेडिएशन को साइन कर चुका है, और भी कंट्रीज़ हैं, 53 कंट्रीज साइन कर चुके हैं इंडिया के अलावा, चाइना, यूएस, सब सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन का हिस्सा है। अब हमारा देश ऑलरेडी सिंगापुर कन्वेंशन का हिस्सा, इसमें दो कंपनियाँ ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो अब ये ए और बी क्या करेंगे, ये कोर्ट में जाकर के पहले अप्रूवल लेंगे, किसी कोर्ट में जाकर के, ये केस नहीं लड़ेंगे कोर्ट में जाकर के अप्रूवल लेंगे कि सर हमें आप मेडिएशन प्रोसेस के लिए जाना, और कोर्ट अगर अप्रूव कर देता कि ठीक है आप जाओ मेडिएशन प्रोसेस के लिए, तो उस केस में दे कैन गो एंड अपॉइंट एन इंटरनेशनल मेडिएटर अकॉर्डिंग टू दिस सिंगापुर कन्वेंशन। तो मैंने क्या बात बताई, सिंस इंडिया सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का, इसलिए इन दोनों कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो ये सीधा सीधा लिटिगेशन के लिए जा सकते हैं इन कोर्ट, या फिर कोर्ट से अप्रूवल ले सकते हैं कि सर हमें कोर्ट में केस नहीं करना है, हमें इंटरनेशनल मेडिएटर के लिए जाना है, और कोर्ट अप्रूव कर देगा, देन दे विल गो फॉर इंटरनेशनल मेडिएटर। अब बेनिफिट ऑफ सिंगापुर कन्वेंशन, इंडिया ने आखिर इसको साइन किया तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी ज़रा समझ लेते हैं, आखिर इंडिया ने क्यों साइन किया। ऑफ कोर्स इट विल इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। देखो अगर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को पता है कि अगर देश में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो इंटरनेशनल मेडिएशन के लिए जा सकता है, तो उस केस में फिर उस देश के अंदर बिजनेस करना आसान हो जाता है। देखो अगर हमें, आपको भी पता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम इंटरनेशनल मेडिएटर के पास जा सकते हैं रादर दैन गोइंग टू द लोकल कोर्ट, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि ठीक है यार बिजनेस करते हैं, कोई डिस्प्यूट हो गया तो देखेंगे। तो दैट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के कारण ओवरऑल बिजनेसमैन का, ओवरऑल बिजनेसेस का, कॉर्पोरेट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग इंप्रूव होगी। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का तो एफडीआई बढ़ेगा, ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा, जीडीपी इंक्रीज होगा, और द कॉस्ट ऑफ रिजॉल्विंग कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स दैट विल कम डाउन, क्योंकि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो द कॉस्ट ऑफ रिजॉल्विंग कॉमर्शियल डिस्प्यूट गोज क्वाइट हाई। और इसके अलावा दिस सिंगापुर कन्वेंशन आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि पेपर 2 में आज इट इज़ एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है, तो दिस सिंगापुर कन्वेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक।
आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। पीटी स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। बहरीन हैज़ इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल, और इसके साथ ही बहरीन हैज़ बिकम 4th अरब कंट्री टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल आफ्टर इजिप्ट, जॉर्डन एंड यूएई के साथ इजराइल का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था, मैंने भी काफ़ी डिटेल में कवर किया था। एंड इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली। Now in our segment most probable PT topics for upcoming APSC prelims, topic number 13 is Khelo India Youth Games. The third Khelo India Youth Games was conducted in Assam in 2020. The Khelo India Youth Game is conducted annually, और इसमें 20 से भी ज़्यादा गेम्स खेले जाते हैं, और इसके अंदर 2 कैटेगरी होती है, अंडर 17 कैटेगरी एंड अंडर 21 कैटेगरी। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 13. टॉपिक नंबर 14 is about Plastic Waste Management Award 2020. तो डिब्रूगढ़ has been awarded with a बेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट अवार्ड इन इंटायर इंडिया। तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट का अवार्ड दिया गया है पूरे इंडिया भर में के अंदर। एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड्स आर गिवन अंडर इनिशिएटिव स्वच्छता ही सेवा। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 14. टॉपिक नंबर 15 इज अबाउट इंडियन आर्मी डे. Indian Army Day is celebrated every year on 15th January, and on this day Indian Field Marshal M. Cariappa took charge over from British Army General Sir Francis Butcher in 1949. तो ब्रिटिश आर्मी ने फाइनली पूरा का पूरा आर्मी का कंट्रोल हमारे इंडियन आर्मी को दे दिया इस दिन, और इस कारण से हम लोग इसको इंडियन आर्मी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। This is the answer of question number 10 to 12 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be answered by the students, and you can submit the answer in the comment section. We will be giving answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.